अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पीएमएस इंग्लिश पेपर 2021 को हल करेंगे और उसमें अहम बात यह है कि हम पेपर को न सिर्फ हल करने का फन देखेंगे बल्कि उसके फलसफे को भी समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा पेपर सेटर हमसे चाहता क्या है। इसलिए मैंने पेपर के 3 हिस्से किए हैं। एक है ओरिजिनल पेपर, इसी का दूसरा हिस्सा है अंडरस्टैंडिंग द पेपर, जो मेन है कि हम पेपर को कैसे समझें, आखिर उसका फलसफा क्या है, और इसका तीसरा हिस्सा है कि हाउ टू राइट द पेपर, कि आखिर पेपर को लिखना कैसा है। तो आए डियर स्टूडेंट्स, पहले हम ओरिजिनल पेपर को देखते हैं। जैसा पेपर में आया है हमने उसको पहले समझने की कोशिश की बगैर ये देखना है कि पेपर में आया क्या है। तो ये ओरिजिनल पेपर है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस एटसेट्रा 2021, केस नंबर JC 2022, subject English, Pracy, Comprehension and Translation. Time allowed 3 hours, maximum marks 100. नोट, ये इंपॉर्टेंट नोट होता है, इसको पहले समझे कि all the parts if any of any question must be attempted at one place instead of different places. यानी कोई भी क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसको एक ही सीक्वेंसिंग के साथ करें। ये नहीं है कि एक पोर्शन अभी कर दें, उसका एक पार्ट इधर और एक पार्ट दूसरे क्वेश्चन के बाद, ऐसा नहीं है। दूसरा, राइट क्यू नंबर इन द आंसर बुक इन अकॉर्डेंस विद क्यू नंबर एट द क्वेश्चन पेपर, कि जो नंबर क्वेश्चन पेपर पे मौजूद है वही आप आंसर शीट पे लिखना है। नो पेज या स्पेस बी लेफ्ट बिटवीन द आंसर्स, यानी जब आप एक जवाब मुकम्मल कर लें तो उसके बाद फौरन दूसरे का जवाब शुरू कर दें। ऑल द ब्लैंक पेजेस ऑफ द आंसर बुक बी क्रॉस्ड, अगर कोई पेजेस आपसे छूट जाएं यानी ब्लैंक रह जाते हैं, आपका सवाल मुकम्मल हो जाता है तो उनको क्रॉस कर दें। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स ऑफ एनी क्वेश्चन और एनी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल नॉट बी कंसीडर्ड, अगर आपने कहीं पे 4 करने हैं और 5 कर दिए हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ज़्यादा नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो अब हम प्रॉपरली इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो नीचे मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, इसका पहला क्वेश्चन है, राइट द पैराग्राफ ऑफ 200 वर्ड्स इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। ये 20 नंबर का है। द रोल ऑफ NCOC इन कम्बैटिंग COVID-19। अभी हम इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इसको पढ़ते जा रहे हैं एज सच जैसा आया है। प्लेजर्स ऑफ रीडिंग, द रोल ऑफ प्रिंट जर्नलिज्म इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, optimism in life। और क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज एनी 10 of the following idiomatic expressions in sentences to make their meanings clear। ये भी 10 मार्क्स का है। go, cold turkey, jump the gun, soften the blow, like 2 peas in the pod, up to the minute, hook, linen and sinker, treasure trove, dead bringer, be over one mood, in a pickle, hit the head, take a रेन चेक। और क्वेश्चन नंबर 3, ये 10 मार्क्स का है, राइट एन एप्लीकेशन टू द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फॉर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ मेडिसिन इन द इमरजेंसी वार्ड। यहाँ पे ऑप्शन है ये लिखें या ये लिखें। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट मॉरल एंड सोशल वैल्यूज इन सोसाइटी। और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द एंटोनिम्स यानी मुतज़ाद लिखें ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ये 5 मार्क्स का है। फियास्को, सेपियन, डेंटी, आर्डुअस, मिटिगेट। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, चेंज द नरेशन ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये 5 मार्क्स का है। टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द प्रोफेसर सेड इफ विशेस वर हॉर्सेस beggars would ride। He said during the holidays I took a morning walk daily। The peon said the principal was not in his office when the visitor came। The teacher said the class is going on a picnic tomorrow। My younger brother said I want new clothes। You said to him, no, your brother did not come yesterday। I said to him, sir, my book was stolen by somebody from my desk yesterday। और क्वेश्चन नंबर 6 है, change the voice of any 5 of the following sentences। ये 5 मार्क्स का है, यानी ये आपने 5 करने हैं, 1 नंबर का 1 है जैसे कि ऊपर थे। यह कि do not pay him anything, they will have caught the thief, I shall prove her innocence, lock the door, I had rung the bell, I bought 2 books, he issued 3 tickets to them।
And the question number 8 is make a précis of the following passage and suggest a suitable title. ये 20 मार्क्स का और इसको सबसे मुश्किल या टेक्निकल क्वेश्चन कहा जाता है. John Locke reflects the new situation in England more than ever when he goes on to argue that the reason men come together to live in a society with laws is for the preservation of their property. Since men are driven into society, it follows that the power of that society can never be suffered to extend further than the common good, and this common good can only be determined by standing laws, statutes that all are aware of and agree to, and not by extemporary degree of, say, an absolute sovereign. Moreover, these laws must be administered by different and upright judges. Only in this way can the people and rulers know where they are. In an important amendment to the idea of absolute monarch, Locke said that the king can never suspend the law. Finally, Locke gave voice to the main anxiety of the arising commercial classes in England, a fear of something which they saw happening in France, in state intervention in trade, that no power can take from a man his property without his consent. A soldier may be commanded by a superior in all things save the disposal of his property. In the same way, a man has property to his own person, meaning that a man's labor is his own property too. The most important consequence of this, Locke says, is that the people can be taxed only with their consent. We recognize this now in the doctrine, no taxation without representation. अब ये पैराग्राफ है, ठीक है ना, इसकी हमने प्रेसी बनानी है और उसके बाद जो है ना वो एक टाइटल भी देना है. और इसका आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश. अगर दुनिया आपको अपनी तरफ नहीं खींचती, अगर अल्लाह के खौफ से आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अगर दोज़ख का तसव्वुर आप में खौफ खुदा पैदा करता है, अगर आप अल्लाह की इबादत इस तरह करते हैं जिस तरह करनी चाहिए, अगर नेकी आपको अपनी तरफ राग़िब करती है और आपके पाँव बुराई के रास्ते पर चलने से रुक जाते हैं, तो फिर आप साले हैं. कुछ साले होते हैं, कुछ साले बनते हैं. साले होना खुशकिस्मती की बात है, साले बनना मुसलसल तज़किया और मुजाहिदे का काम है. इसमें वक्त लगता है और तकलीफ़ें भी सहना पड़ती हैं. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमने पेपर को इस तरह हल करना है कि ये हमारे लिए ज़िंदगी के लिए आसान हो जाए, और उसके अलावा ये है कि भाई अगर कोई पेपर नहीं भी देता स्टूडेंट तो उसकी अंग्रेज़ी भी इम्प्रूव हो जाए. यानी मेरा मुद्दा ये है कि अंग्रेज़ी को इतना आसान कर देना, उनके पेपर्स को ऐसे हल करना. इसमें हम डॉन के आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे, CSS के पेपर भी सॉल्व करेंगे, PMS के एडिशनल सेशन जजेस, सिविल जजेस, ADPPs के पेपर सॉल्व करेंगे, ताकि हमें एक कंप्रीहेंशन बने. हमारा मुद्दा ये है, मेरा मुद्दा इन पेपर्स को हल करने का ये है कि हम ये देखें कि जो पैसेजेस हमें, जो इडियम्स, जो करेक्शन, जो मामलात हमें देता है कोई पेपर सेटर, तो वो बड़ी मेहनत करके तलाश करता है. तो अगर हम उनकी मेहनत को ऐसे समझ दें कि हम क्वेश्चंस को समझना शुरू कर दें और उसको सॉल्यूशन कैसे करना है, तो हम भी कहीं ना कहीं पे इल्म के किसी मर्तबे पे पहुंच सकते हैं. तो आप देखें दूसरा इसका पार्ट है अंडरस्टैंडिंग द पेपर. ये सबसे अहम है कि हम पेपर को समझें. मैं रेकमेंड करता हूं कि मैं तो बहुत आसान करके करूंगा, लेकिन बच्चों को रेकमेंड ये करता हूं कि भाई वो जो पेपर्स देने वाले हैं उनको ज़रा हार्ड तैयारी करनी चाहिए. मैं तो इसको हलवा करने की कोशिश करूंगा. क्वेश्चन नंबर 1 है राइट अ पैराग्राफ ऑफ 200 वर्ड्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स. ये 20 मार्क्स का है, यानी 2 सफ़ों पे लिखना है. इसमें रिक्वायर्स कंप्लीट क्रिएटिविटी. अब इसमें आपकी जो अंग्रेज़ी की अप्रोच है, आपका जो एक मुद्दा या कंटेंट क्रिएट करने की सलाहियत है, आपकी आर्गुमेंटेशन की, आपकी वोकैबुलरी पुटिंग की, जो भी चीज़ है वो इसमें सारी डालनी है. द रोल ऑफ NCOC, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन कंट्रोल इन कम्बैटिंग कोविड-19 के, ये एक मतलब है कि भाई 2020 में इसको बनाया गया था कि कोविड-19 जब आया था तो उसको कम्बैट करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए ये NCOC बनाया गया था. तो ये एक स्पेसिफाइड टॉपिक है. प्लेजर्स ऑफ रीडिंग, यानी किताब बीनी के पढ़ने के फ़वायद आप बता सकते हैं कि भाई पढ़ना कब इंसान शुरू करता है, किस मकसद के लिए करता है, फिर वो स्टेज पे पहुंच जाता है कि भाई उसमें मज़ा आना शुरू हो जाता है, तो फिर वो आपका बेहतरीन साथी बन जाता है. बल्कि बाद लोग तो गेमें खेलते हैं. मैं कहता हूँ कि पढ़ने से इल्म अच्छा आता रहता है और ये कांस्टेंट बंदे को
رہنا چاہیے. رول آف پرنٹ جرنلزم ان دا ایج آف سوشل میڈیا. اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگوں کے پاس موبائل لیپ ٹاپس ہیں, اور پرنٹ جرنلزم جو اخبارات رسائل ہیں ان کی کتنی اہمیت رہ گئی ہے. ظاہر ہے ان کی اہمیت تو ہے لیکن اب ذرا کم ہو گئی ہے. اس کو ہم نے اس کو ہم مطلب ہے کہ کمپیریٹیو کہتے ہیں. ایسے آپٹیمزم آف لائف کے زندگی کا نقطہ عروج یا بہتر کیا ہوتا ہے, یہ اب آپ نے لکھنا ہے. اس میں ابھی کچھ گائیڈ نہیں کرتا, اگر آپ کہیں گے تو ان کے اوپر میں ایک اور ویڈیو جو ہے نا وہ ایسیز کے اوپر بنا دوں گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہمارا جو کوشچن نمبر 2 ہے, یوز اینی 10 آف دا فالوئنگ ایڈیومیٹک ایکسپریشنز ان سینٹینسز ٹو میک دیئر میننگس کلیئر. اصل میں ہم نے میننگ کلیئر کرنے ہیں کہ ایسا ایڈیم بنائیں کہ جس میں ہمیں معنی بتانا نہ پڑے. اٹ ریکوائرز آرٹ آف میمورائزیشن, کہ ہماری یاد رکھنے کی صلاحیت کتنی ہے. گیس واٹ این ایڈیم گیوز اپیرنٹ میننگ, کہ ایک لفظ جو ہوتا ہے اس میں بھی ہمیں بہت کچھ مل جاتا ہے اگر ہم اس کے لفظی معنی کو کریں. گو کولڈ ٹرکی, یعنی مطلب ہے کہ ٹرکی ایک پکانے کا مطلب ہے کہ بھی ایک پرندہ ہے ٹرکی بطخ نما, اس کو ٹھنڈا کر دینا. withdraw abruptly and completely, کہ مکمل طور پر کسی چیز کو ختم کر دینا. یہ ہم پیپر کو سمجھ رہے ہیں. I went cold turkey, میں نے جلدی سے معاملات کو ختم کیا. and sold all my paintings, اور اپنی ساری پینٹنگز یا تصاویر بیچ دی. jump the gun, یعنی جمپ کے ساتھ چھلانگ لگا کے بندوق پہ جانا. go to start hastily, جلد بازی میں شروع کرنا. دیکھیں معنی ہمیں ساتھ ساتھ اگر ہمیں لفظی معنی آ جائیں تو پھر بھی ہم گیس اچھا کر سکتے ہیں. ہی جمپ دا گن, اس نے اجرت میں کام لیا. ود ہز بزنس, اپنے کاروبار میں. وچ واز ہز فالٹ, جو اس کی غلطی تھی. ٹھیک ہے نا. soften the blow to spoil something, ٹھنڈا کر دینا, یعنی جب ہم کسی کو پھونک دے رہے ہوتے ہیں آگ جلانے کے لیے تو اس کو سافن کر دیں تو معاملہ خراب ہی کریں گے. ٹو اسپائل سم تھنگ, آئی سافن دا بلو, میں نے معاملہ خراب کر دیا. بائی سیئنگ ٹو دا ٹیچر, جب میں نے استاد سے یہ کہا. دیٹ آئی ڈڈ ناٹ کیئر واٹ گریڈ ہی گیو می, کہ چاہے مجھے جو بھی نمبر دے دو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے جب یہ کہا تو اپنا معاملہ خراب کر دیا. آئی سافن دا بلو. ٹھیک ہے. لائک ٹو پیس ان اے پاد, یعنی دو مطلب ہے کہ ایک مٹر کے دانے کتنے سملر ہوتے ہیں وہی بھی ہم جانتے ہیں. ویری سملر. اے کپل میڈ فار ایچ ادر بھی ہو سکتا ہے, انگریزی میں دیکھیں یہ معنی میں بتاتا جا رہا ہوں لیکن ہم نے وائل رائٹنگ یہ نہیں دینے ہیں. دیز آئیڈینٹیکل ٹوینس آر لائک ٹو پیس ان دا پاد, یہ دونوں مطلب ہے کہ جو جڑواں بچے ہیں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیں جیسے ایک مٹر کے دانے میں دو ہوتے ہیں. اپ ٹو دا منٹ, یعنی اب تک کے منٹ کے لحاظ سے, یعنی موسٹ ریسنٹ یعنی حالیہ. ہر ڈریسز اور آلویز اپ ٹو دا منٹ, اس لڑکی کے لباس جو ہے وہ ہمیشہ یعنی جدید ہوتے ہیں. ہوک لینن اینڈ سنکا, یہ ہے کہ بھئی مطلب ہے کہ ہوک بھی ہو, لینن بھی ہو اور سنکر بھی ہو. وداؤٹ ہیزیٹیشن اور ریزرویشن, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر کسی تیاری یا بغیر کسی اجتناب کیے. آئی ٹولڈ ہم دیٹ I needed money immediately, میں نے اس سے کہا کہ مجھے فوری طور پر پیسے کی ضرورت ہے. and he fell for it, اور اس نے فوری طور پر ہوک لینن اینڈ سنکر, اس نے مطلب ہے کہ بغیر ریزرویشن یا بغیر ہیزیٹیشن کے اس نے میری مدد کر دی. ٹھیک ہے نا. ٹریجر ٹروف کا مطلب ہوتا ہے خزانہ جمع شدہ. ہڈن ٹریجر, یہ ٹریجر میجر فلیجر یہ اسپیلنگز بھی ذہن میں رکھیں, یعنی خفیہ خزانہ ہے. دس لائبریری از اے ٹریجر ٹروف آف نالج, یہ جو لائبریری یا کتب خانہ ہے علم کا ایک خفیہ خزانہ ہے. ان اے پکل, اچار میں ہونا. ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن, مشکل حالات میں ہونا. ہز مینی رسپانسبلٹیز اینڈ illness ہیو put him in a pickle, اس کی بہت سی ذمہ داریوں نے اور بیماریوں نے اس کو مشکل حالات میں ڈال دیا ہے. بی اوور دا مون, چاند سے بھی اوپر چلے جانا. ڈیلائٹڈ, خوش ہونا. تھرلڈ, پرجوش ہونا. ٹھیک ہے نا. آن آور وکٹری ان دا میچ, ہم اپنے میچ میں کامیابی پر. وی ور آن اوور دا مون, ہم چاند سے بھی اوپر تھے یعنی بڑے ہی خوش تھے. ڈیڈ رنگر کا مطلب ہوتا ہے سپٹنگ امیج, یعنی ہو بہو شکل والا. ہی از اے ڈیڈ رنگر فار ہز فادر ایٹ دیٹ ایج, یعنی جب اس کا باپ اس عمر میں تھا تو وہ اپنے باپ کی شکل کا پورا ہے. کوشچن نمبر 3 ہے, رائٹ این اپلیکیشن ٹو دا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ آف یور ڈسٹرکٹ ہاسپٹل. یہ ذہن میں رکھیں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے آپ نے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو ایک اپلیکیشن لکھنی ہے فار انسفیشینٹ سپلائی آف میڈیسن, کے اس ہسپتال میں ایمرجنسی وارڈ میں جو ہے ادویات کی سپلائی یا رسد ہے وہ بہت ناکافی ہے. یہ 10 مارکس ہے اور ہمارے پاس ایک آپشن ہے
write a letter to the editor of a newspaper highlighting the role of electronic media, कि हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर एक ख़त लिखना है इन क्रिएटिंग अवेयरनेस, कि वो शऊर पैदा कर रहा है अबाउट मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़ इन आवर सोसाइटी, कि हमारे समाज में अखलाकी और समाजी अक़दार का शऊर मीडिया ला रहा है। इसके ऊपर हमने एक लेटर टू एडिटर भी लिखना है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक चॉइस मौजूद है, मगर हम लेटर को चाह रहे दो में से एक करना है, तो ऐसे शुरू करना है, द मेडिकल सुपरिटेंडेंट कॉमा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कॉमा कसूर, एनी डिस्ट्रिक्ट आप लिख सकते हैं, और सब्जेक्ट को सेंट्रलाइज करना है, दो नुक्ते कॉलन के साथ देना है और उसको अंडरलाइन भी करना है। इनसफिशिएंट सप्लाई फॉर मेडिसिन इन एमरजेंसी वार्ड, हू बहू उसी तरह लिखने की कोशिश करनी है ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं। रिस्पेक्टेड सर जनाब आली, इसका एस को कैपिटलाइज करना है और सर के बाद कॉमा। इट इज़ हियर बाई, गुजारिश है विद ऑल ड्यू रिगार्ड, बड़े अदब के साथ स्टेटेड तहरीर किया जाता है, दैट आई एम वर्किंग एज अ क्लर्क इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, कि मैं महकमा तालीम में एक क्लर्क की हैसियत से काम कर रहा हूँ। इन कसूर, माई यंगर सन ऑफ 6 years मेट एन एक्सीडेंट यस्टरडे, मेरे 6 साल बच्चे का कल जो है ना एक्सीडेंट हो गया, एंड वाज टेकन बाय 112 स्टाफ टू योर वर्दी हॉस्पिटल इमीडिएटली फॉर ट्रीटमेंट, और उसे फौरी तौर पर इलाज की गर्ज से जनाब के हॉस्पिटल ले जाया गया। एक 1122 का स्टाफ ले गया। व्हेन आई अराइव द हॉस्पिटल, जब मैं अस्पताल पहुंचा, चूंकि ये एक फ्रेज है, असल फिक्रा नहीं है, इसलिए इसके बाद कॉमा। आई फाउंड, मुझे पता चला दैट द कंडीशन ऑफ माई बॉय वाज क्रिटिकल, कि मेरे बच्चे की हालत तो बहुत ख़राब थी। द इमरजेंसी रूम फिजिशियंस, जो एमरजेंसी रूम में डॉक्टर्स होते हैं, आर सपोज टू बी, उनसे तवक्को की जाती है, द फ्रंट लाइनर्स इन अ क्राइसिस, कि वो बहरानी हालत में वो सामने आके अपना किरदार अदा करते हैं। बट टू माई शॉक, लेकिन मुझे इस बात का सदमा हुआ ये देखकर, द स्टाफ वाज बिजी ईदर इन टॉकिंग टू ईच अदर, कि वो या तो एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ थे, आर चैटिंग ऑन सेल फोन, या फिर सेल फोन पर बातें कर रहे थे। ऑन माई रिक्वेस्ट, ये भी फ्रेज है, कॉमा है। इसके बाद जब मैंने दरख्वास्त की, वन डॉक्टर पेड सम अटेंशन टू माई सन, तो एक डॉक्टर साहब ने मेरे बेटे को कुछ तवज्जो दी। लेटर, बाद में, सम वेरी कॉमन मेडिसन्स, कि कुछ आम अद्वियात, अब चूंकि हॉस्पिटल के लिए लिख रहे हैं तो आपको कुछ अद्वियात का भी पता होना चाहिए जो मेडिसिन में इस्तेमाल होती हैं एमरजेंसी में, लाइक प्रोवाइज, फ्लैजिल विद सिरिंजेस, कि ये जो अद्वियात हैं, पायोडीन्स एंड सम इंजेक्शंस वर फाउंड टू बी इनसफिशिएंट, कि वो थे तो सही फ्लैजल, प्रोवास वगैरह कुछ अद्वियात पायोडीन्स, मगर वो इनसफिशिएंट थे, नाकाफी थे। आई विटनेस्ड, मैं गवाह हूं, मैंने देखा, एन एस्थमा पेशेंट, कि एक दमे का मरीज, बट ऑक्सीजन वाज आल्सो शॉर्ट फॉर सच पेशेंट्स, मगर ऐसे मरीजों के लिए भी ऑक्सीजन की कमी थी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन, ये बात काबिल ज़िक्र है, दैट ट्रॉमेटिक इंजरीज, कि जो हादसाती जो ज़ख़म है, कैन कॉज मॉर्टेलिटी, इनसे मौत भी हो सकती है, आर डिसेबिलिटी, या मतलब आज़ा का नुकसान भी हो सकता है, कोई हिस्सा मारा भी जा सकता है, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। आई देयरफॉर वेरी हम्बली सजेस्ट, मैं कुछ तजवीज़ करता हूँ, दैट फॉलोइंग मेजर्स वेरी काइंडली बी टेकन, कि ये अक़दामात जो है ना मेहरबानी करके लिए जाएँ, टू मेक द सिचुएशन अ बिट बेटर, कि हालात को कुछ बेहतर किया जाए, तो कॉलन देना है, दो नुक्ते। नंबर 1, द स्टाफ शुड बी डायरेक्टेड टू पे फुल अटेंशन टू द पेशेंट्स, कि स्टाफ को ये हिदायत की जाए, डायरेक्ट किया जाए कि वो मुकम्मल तौर पर पेशेंट्स को तवज्जो दें। द एबिलिटी ऑफ मच नीडेड मेडिसिन बी मेड अ मस्ट ऑन एमरजेंसी ग्राउंड, कि फौरी तौर पर जिन अद्वियात की बहुत ज़रूरत है उनको मुहैया किया जाए। नंबर 3, द विजिट्स ऑफ द सीनियर डॉक्टर्स बी अरेंज टू पुट द थिंग्स राइट, कि सीनियर डॉक्टर्स की भी विजिट्स एमरजेंसी वार्ड में रखी जाएं ज़्यादा, ताकि हालात को बेहतर किया जा सके। मैं अलॉन्ग विद द होल पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, की जो भी आबादी है इस इलाके की, मैं उनके साथ, मैं विल बी हाईली ओब्लाइड, बहुत ज़्यादा मशकूर रहेंगे, ऑन दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, मेहरबानी के अगर आप ये काम कर दें। एंटिसिपेटरी थैंक्स, पेश की शुक्रिया, योर्स ट्रूली, कॉमा, आपने सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं करने, एड्रेस लिखना है लेकिन JKL कर देना है, लिखना नहीं है। सेल नंबर के डिजिट्स आपने पूरे लिखने हैं लेकिन सेल नंबर नहीं लिखना है।
डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये आपकी टेस्ट ऑफ वोकेबलरी होता है. इसके लिए रिक्वायर्स एडवांस वोकेबलरी, आपको एडवांस वोकेबलरी की ज़रूरत होती है. एंड आर्ट ऑफ वोकेबलरी बिल्डिंग लाइक अफेक्सेस, ये जो अफेक्सेस हैं यानी मतलब है कि सांप के लाके होते हैं जिनसे हम लफ्ज़ बनाते हैं, जैसे टीच को री टीच, टीचिंग कर देना, आगे लफ्ज़ लगाना, पीछे लफ्ज़ लगाना. अगर आप इन चीज़ों को सीख लें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है. तो मैंने हल करने की कार से, समझाने की कार से वर्ड्स दिए हैं, उनके सिनोनिम्स भी दिए हैं और एंटोनिम्स भी दिए हैं. फियास्को का मतलब होता है आबतरी, कैटास्ट्रॉफिक डिसऑर्डर, ये मैंने लिखा. और अकम्पलिशमेंट यानी तरतीब में, सुलझाव में होना, ये उसका एंटोनिम यानी मुतजाद है. सेपियंट कहते हैं सैगेशियस या सेज, दाना को, अक्लमंद को कहते हैं. और एमेचर का मतलब होता है सीखने वाला, नौसिखिया. डेंटी का मतलब होता है नफीस या अच्छा, फ्रेजाइल इसको कह सकते हैं इसके मानी. और खोर्स, भद्दा या कच्चा पानी इसमें आ जाता है, ये इसका मुतजाद है. और आर्जुअस, सख्त या मुश्किल को कहते हैं. डिफ़िकल्ट, हार्ड टू एंड्योर या फेसाइल, इसका जो है ना वो मतलब है कि भी आसान, जो भी कह लें, इसका मुतजाद है. मिटिगेट, कम करना. डिमिनिश, लाइटन या चेक है एग्रेवेट, बढ़ाना. तो हमने इसको समझते जाना है. डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 5, चेंज द नरेशन ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, हमने 5 का करना है. और इसमें डिफरेंट सेंटेंसेस में इंक्लूड डिफरेंट रूल्स. अब ये बात अहम है कि हमें ये बात बताता चलूँ कि स्टेजेस अंग्रेज़ी की अगर देखी जाए तो सबसे मुश्किल स्टेज, आखिरी स्टेज ग्रामर के हिसाब से, मेरे हिसाब से वो नरेशन सीखना होता है. नरेशन जिसको आ जाती है उसको प्रेसी करना आ जाता है. और ट्रांसलेशन वगैरह सारी चीज़ें उसके लिए आसान हो जाती हैं क्योंकि वो फ़िक्रों का बदलाव जो है ना वो बड़े लेवल पे कर सकता है. चले हम इनको करते हैं. द टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. अब ये देखें कि ये चूँकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम अंदर से चेंज नहीं करते. द टीचर्स एडवाइज्ड या सेड भी हो सकता है दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, की हिकमत, ईमानदारी या दयानतदारी बेहतरीन हिकमत अमली है. द प्रोफेसर सैड ए फिशेस व हॉर्सेस, के अगर ख्वाहिशात घोड़े होते, बेगर्स वो राइड, तो जो है ना वो फ़कीर बड़ी सवारियां करते. ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ में मैं इसको लेता हूँ. द प्रोफेसर सैड दैट इफ़ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स वो राइड. ही सैड, उसने कहा, ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई टुक मॉर्निंग वॉक डेली, मैं सुबह की सैर रोज़ाना किया करता था. ही सेड दैट ड्यूरिंग द हॉलीडेज ही, चूँकि ही आई जो है ना ही है, ही टुक अ मॉर्निंग वॉक डेली. डेली का एडवर्ब एंड में उसी तरह आ जाएगा, ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम. द पियन सेड, नौकर ने कहा, द प्रिंसिपल वॉज नॉट इन हिज ऑफिस, प्रिंसिपल साहब अपने दफ्तर में नहीं थे. व्हेन द विजिटर केम, जब मुलाकाती आया था. व्हेन द विजिटर केम उसी तरह रहेगा, लेकिन असल में हमने इस फिक्रे को देखना है. द पियन इन्फॉर्म्ड, उसने इतला दी, दैट द प्रिंसिपल वॉज नॉट इन हिज ऑफिस. व्हेन द विजिटर केम, जब मुलाजिम आया था, जब मुलाकाती आया था तो प्रिंसिपल अपने ऑफिस में नहीं था. द टीचर सेड द क्लास इज गोइंग ऑन अ पिकनिक टमारो. टमारो ऐसा लफ्ज है जो चेंज होगा. द टीचर अनाउंस्ड या सेड भी हो सकता है दैट द क्लास वाज गोइंग ऑन अ पिकनिक द फॉलोइंग डे. टमारो जो है ना फॉलोइंग डे में बदल जाएगा. और फिक्र नंबर 6, माई यंगर ब्रदर सेड आई वॉन्ट न्यू क्लोथ, के मुझे नए कपड़े चाहिए. माई यंगर ब्रदर सेड या टोल्ड दैट ही वांटेड न्यू क्लोथ्स. ये देखें, मैं अगले पोर्शन में बताऊंगा कि नरेशन में और जो है ना वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है. ये बड़ी अहम बात है, इसको समझना भी ज़रूरी है. और उसके बाद है, यू सेड टू हिम, तुमने उससे कहा, नो योर ब्रदर डिड नॉट केम यस्टरडे. अब यस्टरडे प्रीवियस डे में बदलेगा. यू रिप्लाइड हिम इन नेगेटिव. नो, यू रिप्लाइड हिम इन नेगेटिव दैट हिज ब्रदर, योर ब्रदर नहीं, ही है तो हिज ब्रदर, हैड नॉट कम द प्रीवियस डे. ठीक है ना. अब हम मतलब है कि अगले टेंस में, जैसे इधर मतलब है कि भी हम अगले टेंस में गए हैं, ये मैं आगे जाके एक अहम बात बताने लगा हूँ, ये उसी से ताल्लुक़ रखती है. और आखिरी फिक्रा, आई सेड टू हिम सर. अब सर का मतलब होता है रिस्पेक्टफुली. आई सेड टू हिम सर माई बुक वॉज स्टोलन बाय समबडी फ्रॉम माई डेस्क यस्टरडे. यस्टरडे भी उसी तरह होगा. आई टोल्ड हिम रिस्पेक्टफुली, सर रिस्पेक्टफुली में चला जाएगा.
I told him respectfully that my book, अब that my book was stolen by somebody from my desk the previous day, पिछले दिन. अब नरेशन के बाद हमारे पास क्वेश्चन है, द चेंज द वॉइस ऑफ द एनी फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग फाइव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस को करना. ये 5 मार्क्स का है, लेकिन हमारा टेस्ट पूरा लेता है. ये डिफरेंट सेंटेंसेस में इंक्लूड डिफरेंट रूल्स. इसमें डू नॉट पे हिम एनीथिंग, लेट हिम, उसे कुछ ना दो, उसे कुछ अदायगी मत करो. लेट हिम नॉट बी पेड एनीथिंग, उसकी अदायगी कुछ नहीं होनी चाहिए. ओके, दे विल हैव कॉट द थीफ. अब हैव आ गया है तो हम जो है ना नरेशन करेंगे तो पास्ट में मतलब है कि बैक शिफ्टिंग ऑफ द टेंसेस होता है, लेकिन यहाँ पे हम पहले जाते हैं. द हैव, द दे विल हैव कॉट द थीफ. अब हम हैव वाले फिक्रों को या हैड वाले फिक्रों को बीन में ले जाते हैं, इसमें आगे जाते हैं. द थीफ विल हैव बीन कॉट बाय देम, चोर उनसे पकड़ा जा चुका होगा. आई शैल प्रूव हर इनोसेंस, मैं उसकी मासूमियत साबित करूंगा. हर इनोसेंस विल बी प्रूव्ड बाय मी, उसकी मासूमियत मुझसे साबित की जाएगी. लॉक द डोर, दरवाजे को ताला लगा दो. लेट द डोर बी लॉक्ड, दरवाजे को ताला लगने दो. आई हैड बीन में चला जाएगा. आई हैड रंग द बेल, मैं घंटी बजा चुका था. द बेल हैड बीन रंग बाय मी. अब हैड के बाद बीन में आगे चले जाते हैं. ये बात मैं आपको आगे समझाता हूँ. आई बॉट 2 बुक्स, मैंने 2 किताबें खरीदी. 2 बुक्स वर बॉट बाय मी, 2 किताबें मुझसे खरीदी गईं. ही इशूड 3 टिकट्स टू देम, उसने उन्हें 3 टिकट जारी किए. 3 टिकट्स वर इशूड टू देम बाय हिम. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक अहम बात बताना चाहता हूं कि भाई इंग्लिश की स्टेजेस में पहले तो टेंसेस ट्रांसलेशन आते हैं. पहले दूसरे नंबर पे आता है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को समझना. तीसरी स्टेज पे आता है कि भाई नरेशन को या डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझें. लेकिन दोनों में एक वाइटल डिफरेंस है, और मैंने टेंसेस डिफरेंस बिटवीन एक्टिव पैसिव एंड नरेशन को यहाँ पे एग्जाम्पल्स फ्रॉम दिस पेपर लिए हैं. यानी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में 4 शिफ्टिंग ऑफ टेंसेस होते हैं या टेंसेस गो अहेड होते हैं. यानी आई हैड रंग द बेल, ये पास्ट परफेक्ट में है तो हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे. द बेल हैड बीन रंग बाय मी, यानी आगे को जाते हैं. लेकिन नरेशन में क्या होता है, बैक शिफ्टिंग ऑफ टेंसेस होता है, टेंसेस गो बैक करते हैं. ये बड़ी अहम बात है. यानी माई यंगर ब्रदर सैड, इसी पेपर में से बता रहा हूं. आई वॉन्ट न्यू क्लोज, ये जो आई वॉन्ट न्यू क्लोज है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन चूंकि बाहर सैड माजी था तो हम बैक शिफ्ट करेंगे. तो माई यंगर ब्रदर सेड दैट ही वांटेड न्यू क्लोज, वो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाएंगे. ये बहुत अहम बात है समझने के लिए. और डियर स्टूडेंट्स, हम फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल, मुनासिब प्रेपोजिशंस, हरूफ जार को लगाना है. प्रेपोजिशंस हैव स्टैटिक फिक्स्ड रूल्स, ये हमें ज़हन में होना चाहिए. यानी हुमा इज अफ्रेड ऑफ आएगा स्पाइडर्स, कि हुमा जो है ना वो मकड़ियों से डरती है. हाउ आर यू गेटिंग अलॉन्ग एट कॉलेज, कॉलेज में तुम तरक्की कैसे कर रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है. ही टुक द क्रिटिसिज्म टू हार्ट, कि उसने वो जो तनकीद थी अपने दिल पे ले ली, यानी दुखी हो गया. ही सैट बाई साथ द कैंप फायर, यानी वो कैंप फायर के साथ बैठा था. हिज बाइक स्किडेड अराउंड द ट्री, के फिसल का दरख्त के गिर्द चली गई. इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प, यह आपकी मेहरबानी थी कि आपने मदद की. हिज कंपनी इज ग्रेटली सॉफ्ट आफ्टर, कि उसकी कंपनी इदारा जो है बहुत ज़्यादा तलाश किया जाता है, पसंद किया जाता है. फ्यू पर्सन्स, यानी बहुत कम लोग ना होने के बराबर. फ्यू और आ फ्यू का फ़र्क मैं आपको बाद में बताऊंगा. यानी फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल नहीं. देयर आर फ्यू मैन इन द गार्डन, बाग में बंदे नहीं हैं. देयर आर फ्यू पीपल इन द गार्डन, बाग में कुछ आदमी हैं. यानी जैसे लिटिल और आ लिटिल में होता है, देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, कि बाग में बिल्कुल दूध नहीं है. देयर इज आ लिटिल वाटर इन द जग, कि जग में थोड़ा सा पानी है. तो यही डिफरेंस है. फ्यू पर्सन इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं जो भूख से मरे. डाई ऑफ ओवरवर्क, कि काम की ज्यादती से मरने वालों की तादाद कुछ भी नहीं है. यानी लोग ऐसे कोई नहीं है दुनिया में जो है वो डाई ऑफ करें या मरें काम की ज्यादती से. विल यू इंटरेस्ट मी विद दैट मनी, क्या आप मुझे वो रकम पकड़ा देंगे. इंटरेस्ट विद होता है. अ जूनियर कैशियर वॉज एब्सकॉन्डेड विद 10,000 रुपीज़, के एक जूनियर क्लर्क
جو ہے وہ 10,000 روپے لے کر بھاگ نکلا. ٹھیک ہے نا, ایبسکانڈر ہو گیا, بھگوڑا ہو گیا, یہ فکس رولز ہوتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب ہم کوشچن نمبر 8 پہ آ گئے. میک اے پریسی آف دا فالوئنگ پیسج اینڈ سجیسٹ اے سوٹیبل ٹائٹل وچ از کالڈ ویری ٹیکنیکل اینڈ ڈیفیکلٹ کوشچن. ریکوائرز گائیڈڈ کریٹیوٹی ہوتی ہے, ویری ٹیکنیکل ہے. یہ ایک پیراگراف ہے جس کو ہم نے پڑھا تھا, اور اس کے رولز جو ہے نا آف ریسی جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رائٹ ان 1/3 آف ٹوٹل ورڈز, کہ جتنے الفاظ ہیں ان کے 1/3 میں لکھنا ہے, یعنی 300 اگر الفاظ کا پیراگراف ہے تو ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اسے 100 میں کرنا ہے. اب کیا کرنا ہے, انڈرسٹینڈ مین آئیڈیا اینڈ سپورٹنگ ڈیٹیلز. جو مین آئیڈیا ہے اس کو سمجھنا ہے اور سپورٹنگ ڈیٹیلز جو ہیں ان کو کاٹنا ہے. اوائڈ 4 W's, یعنی 4 W بھی استعمال آپ نے وائلیٹنگ نہیں کرنے, جس میں واٹ, وین, ہو, ہوم ہے, یہ نہیں کرنا. اگر اس میں فگرز آف سپیچ ہیں تو آپ نے نہیں دینے, ایڈیمز ہیں تو کوشش کریں نہ دیں, فریزل وربز بھی نہ دیں, اور کمپلیکس سینٹینسز بھی نہ دیں. اب یہ کائنڈز آف سینٹینسز آپ کو پتہ ہونا چاہیے. رائٹ ان 3rd person ایون if the paragraph is in 1st person. اگر پیراگراف ایسا ہے کہ I went there and I saw that the man was waiting for her, تو آپ نے ایسے کرنا ہے the writer went there and he saw that the man was walking there. آپ نے 3rd person میں ایسا کرنا ہے. This paragraph includes 247 words, so write precisely in 82 to 85 words. یہ ذہن میں رکھنا ہے. اب dear students, ایک اہم بات ہے کہ چونکہ میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر کام کر رہا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پیراگراف دیے جاتے ہیں بڑی محنت کر کے پیپر سیٹر دیتا ہے, تو میں اس لیے ان کا ترجمہ بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہماری کمپریہنشن بڑھے. اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ جان لاک ریفلیکٹس دا نیو سچویشن ان انگلینڈ, کہ جان لاک اس امر کی جو ہے نا وہ اتفاق کرتا ہے مور دین ایور, پہلے سے بڑھ کر, when he goes on to argue, جب وہ دلیل دیتا ہے that the reason کہ وہ توجیہ یا وجہ men come together to live in society with laws, کہ قوانین کے تحت لوگ آ کے سماج میں اکٹھے رہتے ہیں, وہ جو وجہ ہے is for the preservation of their property, وہ ان کی اصل میں اپنی جائیداد کا تحفظ چاہتے ہیں. سنس چونکہ مین آر ڈریون, تحریک پاتے ہیں, ڈرائیو پاتے ہیں انٹو سوسائٹی, سماج میں انہیں تحریک ملتی ہے. اٹ فالوز, اس کا مطلب ہے دیٹ دا پاور آف دیٹ سوسائٹی کین نیور بی سفرڈ ٹو دی ایکسٹینٹ فردر دین دا کامن گڈ. اس کا مطلب ہے کہ سماج میں کسی بھی طور اجتماعی بھلائی یا کامن گڈ کو نقصان دینے کا کوئی بھی امر انجام نہیں دیا جائے گا, یعنی ہماری بھلائی سے ہٹ کے کوئی کام نہیں ہوگا, ہم اس لیے اکٹھے رہ رہے ہیں. اب یہ ایک سماجی پیراگراف ہے. ان دس کامن گڈ, اور یہ سماجی بھلائی یا اجتماعی بھلائی کین اونلی بی ڈیٹرمنڈ بائی اسٹینڈنگ لا اسٹیچوٹس, اور یہ عمومی بھلائی ایسی ہے کہ جسے تمام قوانین اور ضابطے اس کا تعین کرتے ہیں. اینڈ آل آر اویئر آف اینڈ اگری ٹو, ان کے اوپر وہ سب جانتے بھی ہیں اور اسی کے اوپر اتفاق بھی کرتے ہیں. اینڈ ناٹ بائی ایکسٹمپریری ڈگری آف سے اینی ایبسولوٹ ساورن, اور اس امر پر اتفاق بھی کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ کوئی مطلق العنان بھی کسی بھی درجے تک ان سے چھیڑخانی نہیں کر سکتا, یعنی ہمارے جو حقوق ہیں ہمارے کبھی سلب نہیں کیے جا سکتے. ایسے قوانین کے تحت وہ اکٹھے رہتے ہیں. مور اوور, اس کے علاوہ دیز لاز مسٹ بی ایڈمنسٹرڈ بائی انڈیفرنٹ اینڈ اپرائٹ ججز, اس کے علاوہ ان قوانین کا انتظام و انصرام غیر جانبدار اور منصف مزاج ججوں کو ہی کرنا چاہیے. اونلی ان دس وے, صرف یہی طریقہ ہے کین دا پیپل اینڈ رولرز کے عوام اور حکمران نو ویئر دے آر, کہ وہ کہاں پر ہیں, ان کا معیار کیا ہے, کون کی کس کی کیا ذمہ داری ہیں. ان این امپورٹنٹ امینڈمنٹ ٹو دا آئیڈیا آف ایبسولوٹ monarch, اگر ہم حتمی حکمران کے نظریے میں ترمیم کے حوالے سے دیکھیں تو لاک نے کہا تھا دیٹ دا کنگ کین نیور سسپینڈ دا لا, کہ بادشاہ بھی کبھی کسی قانون کو معطل نہیں کر سکتا. فائنلی, آخری بات, لاک گیو وائس ٹو دا مین اینگزائٹی آف دا رائزنگ کمرشل کلاسز ان انگلینڈ. لاک نے ابھرتی تجارتی طبقے کی اضطراب کی یوں ترجمانی کی, یعنی
a fear of something which they saw happening in England. उसने उन लोगों ने देख लिया था कि फ्रांस में जो कुछ हो रहा था. a state intervention in trade, कि रियासत जो थी वो मुदाखलत करती थी तिजारत में. अब इस बात की उसने तर्जमानी की that no power can take from a man his property without his consent. तो उसने कुछ इस तरह तर्जमानी की कि कोई भी ताकत किसी भी इंसान से उसकी रजा के बगैर उसकी जायदाद नहीं ले सकती. A soldier may be commanded by a superior in all things, कि एक सोल्जर को, एक फौजी को उसका आला अफसर जो है वो कोई भी हुक्म दे सकता था, सेव द डिस्पोजल ऑफ हिज प्रॉपर्टी, लेकिन ये हुक्म नहीं दे सकता कि वो उसकी जायदाद उसके हवाले कर दे. इन द सेम, इसी तरह मैन हैज प्रॉपर्टी टू हिज ओन पर्सन, कि किसी की जायदाद उसकी अपनी ही होती है. मीनिंग दैट अ मैन्स लेबर इज हिज ओन प्रॉपर्टी टू, के इंसान की जिद्दोजहद या मेहनताना जो है वो भी उसकी जायदाद होती है. यानी जो अगर उसे मेहनत करवाई जाए तो वो भी उसको ज़रूर मिलनी चाहिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस लॉक्स इज, इस अमर में मतलब है कि जो सबसे अहम बात है, जो लॉ कहता है कि भाई जो नतीजा निकलता है अहम तरीन, इन दैट द पीपल कैन बी टैक्स्ड ओनली विद देयर कंसेंट, कि लोगों को अगर टैक्स भी लगाना है तो उनकी मर्जी के तहत ही लगाना चाहिए. वी रिकॉग्नाइज दिस नाउ इन द डॉक्ट्रिन. अब हम इस बात को, इस समर को इस नजरिए में समझते हैं. नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि अगर नुमाइंदगी नहीं देनी तो टैक्स भी नहीं लगा सकते. डियर स्टूडेंट्स, हमने इसका तर्जमा मैंने दे दिया है और चाहिए आपको कि आप इसको पढ़ें, क्योंकि एक पीएमएस का पेपर है, बहुत आला पेपर है, जिसमें ज़ाहिर है बड़े सोच समझ के ये पैराग्राफ दिए जाते हैं. तो आपने इसकी ट्रांसलेशन को देख लेना है. और इसकी प्रेसी भी मैंने कर दी है. यहाँ पे जॉन लॉक ऑफ फाइन्स राय देता है दैट मासेस के लोग फॉलो द सोशल लॉज इन इंग्लैंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कि लोग जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही समाजी कवानीन की पैरवी करते हैं. लॉज प्रोटेक्ट एंड डिटरमाइन द जनरल गुड, जो अमूमी भलाई है इसका तयन कवानीन भी करते हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं. सच लॉ इज़ रिक्वायर्ड टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय राइचस जजेस, के जो दयानतदार जज हैं वही ऐसे कवानीन को जो है ना वो चलाते हैं. टू लेट द पीपल एंड द रूलर्स नो वेयर दे आर, के वेयर दे स्टैंड, कि इसी से हुक्मरानों को और अवाम को पता चलता है कि वो कहाँ खड़े हैं. क्वाइट कंट्री टू द कंडीशंस इन फ्रांस, फ्रांस में जो हमें हालत मिलती है ये उसके बिल्कुल बरक्स है. एज इज फियर्ड, जैसा कि खदशा भी किया जाता है. इवन द किंग कैन नॉट सस्पेंड द लॉज, कि इंग्लैंड में, हालांकि फ्रांस में तो ऐसा होता था, लेकिन इंग्लैंड में बादशाह भी कवानीन को मतल नहीं कर सकता. नो पर्सन प्रॉपर्टी कैन बी टेकन फ्रॉम हिम एक्सेप्टेड बाय हिज कंसेंट, कि किसी भी शख्स से उसकी मर्जी के बगैर उसकी जायदाद नहीं ली जा सकती. इवन द टैक्सेस शुड आल्सो बी लेवीड विद कंसेंट ऑफ द मासेस, हत्ता के अवाम से अगर टैक्स भी लेना है तो उनकी मर्जी के साथ ही ऐड करना पड़ेगा. तो ये 86/247 वर्ड्स हैं और इसका मैंने जो टाइटल दिया है लॉक्स आइडिया ऑफ कॉमन गुड. ठीक है ना. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ना ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, 15 मार्क्स का बहुत अहम है. अब मैं उर्दू पढ़ता हूँ. अगर दुनिया आपको अपनी तरफ नहीं खींचती, ये अगर वाला है तो ये जो है ना वो ज़ीरो कंडीशनल में आ रहा है. यानी कंडीशनल सेंटेंसेस हमें पता होने चाहिए कि जब भी हम ट्रांसलेशन करें कि सी कंटेंट या टॉपिक टू अंडरस्टैंड टर्मिनोलॉजी उसमें देखें कि वो सोशल है, पैराग्राफ इकोनॉमिक है, मॉरल है, साइंटिफिक है, फिलोसफिक है, और उसका टेंस भी ध्यान रखें. नो द डिफरेंस बिटवीन उर्दू इंग्लिश सिंटैक्स, के भी जो तरतीबी अल्फाज है अंग्रेज़ी में कैसी है और उसको उर्दू में कैसे करना है. ज़ीरो कंडीशनल यूज्ड इन दिस पैसेज, कि इस पैसेज में जो कंडीशनल इस्तेमाल किया गया वो ज़ीरो कंडीशनल है. जो 4 कंडीशनल्स हैं अगर आप कहेंगे मैं आपको समझा दूंगा. ठीक है ना. अगर दुनिया आपको अपनी तरफ नहीं खींचती, इफ़ द वर्ल्ड डज नॉट अट्रैक्ट यू, कॉमा, ये एक ही फिक्रा जा रहा है कौमे के साथ. अगर अल्लाह के खौफ से आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, if the tears roll down your eyes out of Allah's fear, comma, अगर दोज़ख का तस्वुर आप में खौफ खुदा पैदा करता है. if the imagination of hell creates Allah's fear in you, अगर आप अल्लाह की इबादत इस तरह करते हैं जिस तरह करनी चाहिए. if you pray to Allah as it ought to have been,
اگر نیکی آپ کو اپنی طرف راغب کرتی ہے، if virtue نہیں virtue appeals you، اور آپ کے پاؤں برائی کے راستے پر جانے سے رک جاتے ہیں، and if your feet refuse to walk on the path of sin، تو پھر آپ صالح ہیں. You are a righteous، یہ زیرو کنڈیشنل ہے، ایک فقرہ مکمل ہوا. کچھ صالح ہوتے ہیں، some are born righteous، ٹھیک ہے نا، یا some are righteous، ٹھیک ہے نا. کچھ صالح بنتے ہیں while others become righteous، صالح یعنی جن کا جو ہے نا وہ اللہ کی رضا پہ چلنے والا دل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. صالح ہونا خوش قسمتی کی بات ہے. It is a matter of good luck to be righteous. صالح بننا to become a righteous مسلسل تذکریہ اور مجاہدے کا عمل ہے. is the process of continuous self purification and striving. مجاہدہ striving، اس میں وقت لگتا ہے. it takes time اور تکلیفیں بھی سہنا پڑتی ہیں. and we have to undergo hardships. undergo کا مطلب ہوتا ہے سہنا. Now dear students, we are coming to the point how to write the paper. ہمیں strictly follow کرنا ہے ان instructions کو جو ہمیں پیپرز میں دی جاتی ہیں، اور یہ بھی بعض بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھی کیسے کرنا ہے. اب یہ پہلا جو ہے نا ایسے ٹو بی attempted by the student، یہ چونکہ ایک لمبی چیز ہے، 4 ایسے ہیں 5 ایسے، ان میں سے ایک کرنا ہے. تو آپ مجھے کر کے بھیجیں گے، میں حل کر کے دوں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں پہ مسٹیکس ہیں، آپ کو کیسے لینا چاہیے، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. اور کویسچن نمبر 2 آپ نے لکھنا ہے. کویسچن نمبر 2 کیو نمبر 2 ایڈیم صرف لکھنا ہے، اور اس کے نیچے آپ نے یہ ایڈیمز لکھنے شروع کر دینے ہیں. اب آپ نے لکھنا ہے نمبر 1 گو کولڈ ٹرکی. اب آپ نے معنی نہیں بتانے، فکرے لکھتے جانے ہیں. I went cold turkey and sold all my paintings. Jumped the gun, he jumped the gun with his business, which was his fault. Softened the blow, I softened the blow by saying to the teacher that I did not care what grades he gave me. 5. Like 2 peas in the pod, these identical twins are like 2 peas in the pod. Up to the minute, her dresses are always up to the minute. Book, hook, linen and sinker. I told him that I needed money immediately and he fell for it. Hook, linen and sinker. Treasure trove. This library is a treasure trove of knowledge. In a pickle. اب آپ نے words کے معنی نہیں لکھنے. His many responsibilities and illness have put him in a pickle. ہر فکرے کے بعد question mark آنا ہے یا full stop آنا ہے، یہ important ہے دینا، یہ ذہن میں رکھیں. اکثر اسٹوڈنٹس سارا ٹھیک لکھتے ہیں لیکن اینڈ میں فل سٹاپ نہ دینے کی وجہ سے اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. بی اوور دا مون آن آور وکٹری ان دا میچ وی ور اوور دا مون. ٹیک آ رینی چیک بینگ ویری بزی آن سنڈے شی ٹوک آ رین چیک اینڈ ڈڈ ناٹ اٹینڈ آور بردرز برتھ ڈے پارٹی. تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا چینج کر دیا ہے، جو بھی آپ لکھنا چاہیں ٹرانسلیشن کر کے لکھ سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ نے کویسچن نمبر 3 اور لیٹر لکھنا ہے. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کاما ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کاما قصور سبجیکٹ انسفیشینٹ سپلائی میڈیسنز ان ایمرجنسی وارڈ انڈر لائنڈ ریسپیکٹڈ فار سا کاما اٹ از ہیئر ود آل ڈیو ریگارڈ stated that I'm working as a clerk in education department in قصور. اسی طرح آپ نے اس کو سارا لکھ دینا ہے. سجیشن بھی آپ نے ڈالنی ہے. میں زیادہ وقت آپ جو ہے نا اسٹوڈنٹس کا لینا نہیں چاہتا، تو احتیاط یہ کرنی ہے کہ اینڈ میں آپ نے کوئی سگنیچرز نہیں کرنے ہیں، سیل نمبر نہیں لکھنا ہے، لیکن یہ دینے ضرور ہیں. اور کویسچن نمبر 4 کو آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے، اور ورڈز اور اینٹونیمز کی سرخی دے کے آپ نیچے لکھ دیں گے بغیر کوئی سپیس دیے. اور کویسچن نمبر 5 کو آپ نے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے فقرہ لکھنا ہے اور اس کی نیریشن نیچے لکھنی جانی ہے. یہ میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں. سب سے اہم بات ہے کہ ہر فقرے کے میں نیا رول ہوتا ہے، اور اس میں بیک شفٹنگ آف دا ٹینسز بھی ہوتی ہے، اور چینج آف وائس میں فور شفٹنگ آف دا ٹینسز ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھیں. اور پریپوزیشنز کو جب آپ لکھیں تو فقرے کو ایسے لکھنا ہے. نمبر 1 ہما از افریڈ آف اسپائڈرز، اور آف کو انڈر لائن کر دیں. جہاں پہ خالی جگہ تھی وہ لفظ لکھ کے تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے انڈر لائن کر دیں تاکہ پیپر سیٹر کو تلاش کرنے میں آسانی ہو. اور کویسچن نمبر اگر ہم 8 پہ آئیں تو پھر ہمیں سمپلی یہ کرنا ہے کہ ہم نے
क्वेश्चन नंबर 8 लिखना है, हालांकि उधर समझाने में हमने काफ़ी टाइम लिया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रेसी लिखना है और उसके बाद हमने इंडेंशन दे के पैराग्राफ को लिख देना है, कोई वर्ड्स की तादाद नहीं लिखनी है और उसके नीचे टाइटल लिख देना है जो भी हम कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है ट्रांसलेशन, आपने उर्दू नहीं लिखनी, सिंपली आपने उसको ट्रांसलेट कर देना है। तो इस पेपर को हल करने के जो मकासद थे, पेपर के फलसफा को समझना कि पेपर सेटर स्टूडेंट से चाहता क्या है, दूसरा ये बताना कि ऐसे पेपर्स को महज 3 माह की स्टडी और मार्क से बआसानी हल किया जा सकता है, तीसरा अंग्रेजी ज़बान के आम तालिब इल्म में सीखने का जज्बा पैदा करना कि बाद स्टूडेंट सीखना चाहते हैं और जब वो PMS के CSS के पेपर्स को हल करेंगे तो उन्हें खुशी होगी। और अगर ये काविश पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया, आपकी तजावीज़ का मैं इंतज़ार करूँगा। आप कौन सा नेक्स्ट चाहते हैं मैं वेट करूंगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ, कामरानियाँ, इज़्ज़तें, साथ नसीब करे। मुझे भी दुआ में याद रखना है। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।